जय हिंद, नमस्कार साथियों। वनली ऑन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 14 नवंबर तक आप सभी का चलने वाला है। जिन भाई बहनों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है और वो जीके जीएस में अपना स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो में दोस्तों 3 से 4 प्रश्न आप सभी को 100% एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को हम 4 सब्जेक्ट को कवर किए हैं, जो कि वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जो कि जीके जीएस में काफ़ी अहम रोल निभाता है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी से इतिहास से प्रश्न पूछेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी से हम पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न पूछेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी का ज्योग्राफी का प्रश्न पूछेंगे। फिर इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछेंगे। यानी कि एक ही वीडियो में आप सभी को दोस्तों 4 सब्जेक्ट को हम कवर किए हैं, जो आप सभी के एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम में जो जीके जीएस का प्रश्न आप सभी से पूछेगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आइए दोस्तों, हम बिना देरी किए आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इतिहास के प्रश्नों को कवर करते हैं। तो दोस्तों आप सभी के सामने पहला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण जो फतेहपुर सीकरी में करवाया था? यानी कि फतेहपुर सीकरी में जो सम्राट अकबर ने वो महल का निर्माण करवाए थे, वो कौन सा महल है? तो याद रखिएगा, ये पंचमहल है। कौन सा महल है दोस्तों? तो पंचमहल है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वियना सम्मेलन कब हुआ था? अगर आप सभी से पूछा जाए कि जो वियना सम्मेलन था ये कब हुआ था, इसका डेट कौन सा था, कौन सा ईस्वी में हुआ था, तो याद रखिएगा वियना सम्मेलन दोस्तों आप सभी का 1815 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था 1815 ईस्वी में दोस्तों? तो याद रखिएगा 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी के सामने ये प्रश्न पूछा जाए कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। क्या? यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? आपके सामने अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कि याद रखिएगा, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था एकीकरण जर्मनी का? तो 1871 ईस्वी में क्या हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह प्रश्न पूछा जाए कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था ये 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में क्या पारित हुआ था? याद रखिएगा, एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया था। कब? तो 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन को पारित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी से पूछा जाए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में क्या हुआ था मेरे दोस्तों? तो बोल्शेविक जो क्रांति था ये हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का, लाल सेना का गठन किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, ये क्लास 10th का प्रश्न है। आप सभी ने पढ़ा जरूर होगा, पर आप लोग भूल गए हैं, तो याद रखिएगा, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो दोस्तों लाल सेना का जो गठन किया था ये ट्रास्टकी था। कौन था? तो ट्रास्टकी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? अगर आप सभी से पूछा जाए कि जो भारत है उसमें अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, मैकॉले ने क्या किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। किसने? तो ये मैकॉले था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का इतिहास का, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? यानी कि वो कौन सा जनरल था जो बोला था कि जालियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, फायर करने का ऑर्डर दिया था, उसका कौन था? यानी जालियांवाला बाग में जनरल उत्तरदायी कौन है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कौन था? तो जनरल डायर था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों इतिहास का, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अगर आप सभी से पूछा जाए कि जो प्रथम मैसूर युद्ध था किनके बीच में लड़ा गया था, तो याद रखिएगा, प्रथम मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा।
अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी का एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, उस प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर किए हैं। तो चलिए आइए राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी के सामने पॉलिटिकल साइंस का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि भारत का प्रथम अगर नागरिक पूछे तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति होते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? अगर राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है और उसमें विवाद हो जाता है तो किसका सलाह लिया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय का सलाह इसमें लिया जाता है, यानी कि जो राय सलाह लिया जाता है ये सर्वोच्च न्यायालय के ही अंदर में लिया जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी से पूछा जाए कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा 1906 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल क्या करते हैं दोस्तों? तो राज्य लोक सेवा के जो आयोग होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उसका नियुक्ति दोस्तों ये राज्यपाल ही करते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? अगर आप सभी से पूछा जाए कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, कौन से ईस्वी में हुई थी? तो याद रखिएगा कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनहित याचिका दायर की जा सकती है, यानी कि जनहित जो याचिका है इनमें से किसमें दायर किया जा सकता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये उच्च न्यायालय में भी किया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय में भी जारी किया जाता है, यानी कि जो याचिका है वो दायर किया जा सकता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर से समझ लीजिए, जनहित याचिका जो है ना वो दायर किस में किया जाता है? जो किया जाता है किसमें? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष में हुई थी? अगर आप सभी से पूछा है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष में की गई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों 1946 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अगर आप सभी से पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखिएगा कौन थे दोस्तों? तो हीरालाल जे कानिया थे। हीरालाल जे कानिया क्या थे? ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? अगर आप सभी से पूछा जाए कि भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो याद रखिएगा 1773 ईस्वी में क्या किया गया था दोस्तों? तो 1773 ईस्वी में भारत में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित कर दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आप सभी का। पॉलिटिकल साइंस का लास्ट और आखिरी प्रश्न है आप सभी के दोस्तों। तो लास्ट और आखिरी प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित यानी कि प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? अगर आप सभी से पूछा जाए राज्यसभा के लिए नामित यानी कि प्रचलित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, उनका नाम पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। नरगिस दत्त थी। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अब दोस्तों हम लोग जियोग्राफी यानी कि भूगोल के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों भूगोल का पहला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये पेसल हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? अगर आप सभी के सामने प्रश्न पूछा जाए कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा ये किसे माना जाता है दोस्तों? ये सूर्य को माना जाता है। सौरमंडल का जो जन्मदाता है यानी सूर्य से ही अन्य ग्रह पैदा हुए हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अगर आप सभी से पूछा जाए बेसिक सा सवाल कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों कितने हैं? तो 89 है, यानी कि 89 है। 89 कितने हैं दोस्तों? तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडल हैं कितना? तो 89 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है कौन सी? यानी कि इनमें से कौन एक ऐसा तारा है जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के नाम से कहना जाना जाता है, कहलाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कौन सा है? अभिनव तारा है। याद रखिएगा कौन सा? तो अभिनव तारा है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? यानी कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो याद रखिएगा वरुण है। वरुण क्या है? तो सूर्य से सबसे दूर में पाया जाता है, सबसे दूर ग्रह है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, वो दूर पूछा था, और ये सबसे पास में यानी कि निकट में कौन सा ग्रह है सूर्य का? तो ये बुध है। बुध क्या है दोस्तों? सूर्य जो है ना, सूर्य के एकदम निकट में ग्रह है। कौन सा? तो ये बुध है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुध सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? जो बुध ग्रह है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय ले लेता है दोस्तों? तो याद रखिएगा कितना? 88 दिन ले लेता है। कितना दोस्तों? जो बुध ग्रह है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों ये 88 दिन का समय ले लेता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा, यानी चमकदार ग्रह कौन सा है दोस्तों सौरमंडल का? तो ये दोस्तों बुध ग्रह हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी के सामने ये प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के बहन के नाम से जानी जाती है, जाना जाता है, तो ये दोस्तों शुक्र ग्रह है जो है ना, ये पृथ्वी का बहन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों आप सभी का, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? शाम का तारा के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने इकोनॉमिक्स का पहला प्रश्न है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि जीडीपी यानी कि जीडीपी के आधार पे भारत का कौन सा स्थान है, तो ये दोस्तों 7वां स्थान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना आप सभी का हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है? बिहार का सबसे प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का बी होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर अच्छा लग रहा है तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आता है उसके ऊपर दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट आप सभी के लेकर आते रहते हैं, जो कि केवल जीके जीएस से प्रश्न हम पूछते हैं और करवाते हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जीके जीएस किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आप इसके सामने, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, लीची का विश्व में सबसे उत्पादन देश कौन सा है? यानी कि लीची का जो है ना, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये दोस्तों अपना भारत हो जाएगा। भारत में विश्व में से सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन किया जाता है, उत्पाद किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अगर अर्थशास्त्र के बारे में पूछे कि ये किसने लिखा है, किसने इस रचना किया है, तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं दोस्तों, ये है चाणक्य। चाणक्य किसके रचयिता हैं दोस्तों? अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे देश में कुल मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त कौन सा है? हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो याद रखिएगा पत्र मुद्रा को हुआ है। पत्र मुद्रा को क्या हुआ है दोस्तों? तो ये हमारे देश में मुद्रा का वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो कौन सा? तो पत्र मुद्रिका का। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? यानी कि इन 4 ऑप्शन में से कौन एक मुद्रा का कार्य नहीं है? तो याद रखिएगा लेखन एवं संपादन ये मुद्रा का कार्य नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस धातु का मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा चांदी और सोना का सबसे ज़्यादा अगर मुद्रा बनाने में प्रयोग हुआ है ना धातु का, तो चांदी और सोना का हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो आप सभी को बिल्कुल ही मालूम होगा, 100% आप सभी को मालूम होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है ना दोस्तों, ये टाका है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अगर आप सभी से पूछा जाए कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनकी स्थापना किस वर्ष में किया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा कब किया गया था, 1975 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का बी होगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों इकोनॉमिक्स का, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? अगर पूछा जाए कि भारत का जो वित्तीय राजधानी था किस शहर का नाम है, कौन सा शहर है, तो ये दोस्तों मुंबई है, जो कि अभी वर्तमान में दिल्ली हो गया है भारत का राजधानी। और इससे पहले जो वित्तीय राजधानी अगर पूछे तो मुंबई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये था दोस्तों एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम में जो आप सभी के जीके जीएस से 4 सब्जेक्टों से प्रश्न आ सकते थे, उस प्रश्न को इस वीडियो में हम कवर किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वैकेंसी जो भी आता है उसके ऊपर हम प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। बहुत जल्द दोस्तों एसएससी जीडी का भी हम प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे, जो कि आप सभी का जीके जीएस से केवल प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों जय हिंद।